हेलो फ्रेंड्स, हम बेसिक इंग्लिश कोर्स के अंतर्गत ग्रामर का अध्ययन करेंगे। इससे पहले देखते हैं कि जो सेंटेंस होते हैं उसको सुव्यवस्थित तरीके से लिखने के लिए हमें कोई भी भाषा होती है उसमें ग्रामर की आवश्यकता होती है। तो आज हम ग्रामर की नॉर्मल जानकारी लेंगे या ग्रामर का नॉर्मल अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश। इसमें देखते हैं कि ग्रामर है वो किस प्रकार सेट की जाती है, ग्रामर का निर्माण है वो कैसे होता है और ग्रामर के अनुसार हम सेंटेंस को किस प्रकार लिखते हैं। तो देखते हैं, ग्रामर होती है वो नियमों के अनुसार सेट की जाती है। तो लिखेंगे ग्रामर इज सेट एट रूल्स। ग्रामर है उसको नियमों के अनुसार सेट करते हैं। इसके बाद में देखते हैं हमारा अगला जो बिंदु है वो क्या होगा कि जो भाषा होती है वो प्राइमरी होती है और जो लिखते हैं वो सेकेंडरी होती है। तो स्पीच इज प्राइमरी, स्पीच इज प्राइमरी एंड राइटिंग इज सेकेंडरी। भाषा है वो प्राइमरी होती है और जो लिखते हैं वो उसके बाद में या सेकेंडरी होता है। इसके बाद में अगला बिंदु होगा जो मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है, वो हमेशा क्या होती है, अर्जित होती है। तो लिखेंगे मदर टंग हमेशा अर्जित होती है। उसके बाद में आती है विदेशी भाषा की बात। तो जो विदेशी भाषा होती है वो हमेशा अधिगम के द्वारा सीखी जाती है, यानी फॉरेन लैंग्वेज हमेशा लर्निंग अधिगम के द्वारा सीखी जाती है। अब भाषा का वो निर्माण है वो किस प्रकार होता है, तो उसके लिए हम देखते हैं ब्लॉक बिल्डिंग्स ऑफ ए लैंग्वेज। ब्लॉक ब्लॉक बिल्डिंग ऑफ लैंग्वेज। इसके अंतर्गत क्या होगा, सबसे पहले जो साउंड होती है वो होती है, उसके बाद में जो वर्ण होते हैं वे आते हैं, उसके बाद में शब्द का निर्माण होता है, शब्द के बाद में पदबंध और उसके बाद में सेंटेंस का निर्माण होता है। इस प्रकार एक भाषा होती है, हम उसे सुव्यवस्थित तरीके से लिखते हैं। तो इसमें पहला होगा फनीम। फनीम फनीम के बाद में होता है मॉर्फीम। मॉर्फीम इसके बाद में मॉर्फीम के बाद में आता है वर्ड। वर्ड के बाद में आता है फ्रेज। फ्रेज के बाद में क्लोज। क्लोज के बाद में सेंटेंस और सेंटेंस के बाद में डिस्कोर्स। फनीम क्या होती है, फनीम है वो एक स्पीच साउंड होती है, यानी फनीम है वो ए स्पीच स्पीच साउंड होती है। मॉर्फीम मॉर्फीम है
वो मॉर्फोलॉजी के द्वारा पढ़ी जाती है, और यह इकाई में सबसे छोटा वर्ड होता है, यानी मॉर्फीम होती है। मॉर्फीम इज ए shortest meaningful unit। मीनिंगफुल यूनिट होती है। मॉर्फीम है वो मॉर्फोलॉजी के द्वारा पढ़ी जाती है। ये क्या होता है? मॉर्फोलॉजी के द्वारा पढ़ी जाती है। इसके बाद में आता है वर्ड। वर्ड जैसे कोई शब्द होता है, जैसे मान लेते हैं प्ले। कोई भी सेंटेंस में वर्ड को हम किस प्रकार पढ़ते हैं? जैसे कोई सेंटेंस ले लेते हैं, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें ये सब क्या है? वर्ड है। ठीक है। इसके बाद में होगा फ्रेज। अगला है फ्रेज। ये भी हम सेंटेंस के द्वारा देखेंगे। सेंटेंस लेते हैं, ए ब्यूटीफुल गर्ल इज देयर। तो ये क्या है? हमारी एक फ्रेज है। ये देख लेते हैं, ये नाउन फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज है, और ये इसमें एडवर्ब होती है। एडवर्ब होती है। इसमें देखते हैं तो फ्रेज होती है वो एमएचएम के द्वारा पढ़ी जाती है। तो इसमें देखते हैं, ये एम हो गया, ये एम है वो है, और ये एच हो गया, यानी प्री मॉडिफायर और हेडवर्ड। हेडवर्ड होता है वो नाउन होता है इसमें, यानी जो नाउन फ्रेज होती है उसमें नाउन फ्रेज का हेडवर्ड नाउन होगा। इसके बाद में देखते हैं क्लोज। क्लोज होता है वो एक सेंटेंस में जितनी वर्ब होती हैं उतने ही उसमें क्लोज होते हैं, और क्लोज होती है वो सिंटैक्स के द्वारा पढ़ी जाती है। तो इसमें एक पॉइंट लिखेंगे कि क्लोज है, उसमें क्या होता है? जितनी वर्ब, जितनी सेंटेंस में वर्ब उतने ही क्लोज। और क्लोज होती है ये सिंटैक्स के द्वारा पढ़ी जाती है। क्लोज के बाद में आता है अगला सेंटेंस। क्लोज के बाद में होगा सेंटेंस। सेंटेंस जैसे ये हमने एक सेंटेंस लिया, तो ये क्या हो गया? सेंटेंस। सेंटेंस होता है वो जो ग्रामर होते हैं उसके नियमों के अनुसार सेट करते हैं। इसके बाद में, सेंटेंस के बाद में आता है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स होता है वो प्रोक्ति या भाषण होता है, यानी यह एक
डिस्कोर्स होता है वो क्या होता है, कोई भी राजनेता होता है, कोई भी वक्ता होता है, वह जो भाषण देता है तो उसे डिस्कोर्स कहते हैं। इसके बाद में जो मॉर्फीम होता है वो क्या होता है, थोड़ी उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। तो मॉर्फीम मॉर्फीम होता है वो देखें, उसको दो भागों में बांटेंगे। तो इसमें एक तो होता है फ्री मॉर्फीम, एक होता है बाउंड मॉर्फीम। बाउंड मॉर्फीम, फ्री मॉर्फीम होता है वह देखते हैं उदाहरण के द्वारा, जैसे मान लेते हैं बुक, ये क्या हो गया, फ्री मॉर्फीम, यानी एक शब्द हो गया, फ्री मॉर्फीम हो गया। बाउंड क्या होता है, इसमें कोई लिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये हो गया बाउंड, और इसके द्वारा हमारा एक पूर्ण शब्द बन गया बुकिंग। बुकिंग, तो इसमें आईएनजी क्या है, बाउंड है। एक शब्द और लेते हैं, जैसे हमने लिया प्ले, और इसमें हमने ईडी जोड़ दिया, तो ये हमारा शब्द हो गया प्लेड। प्लेड हो गया। अब बाउंड क्या चीज होती है वो देखते हैं। मॉर्फीम में बाउंड क्या चीज होती है, बाउंड को भी हम दो भागों में बांटेंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स जो पहले लगता है उपसर्ग, सफिक्स जो बाद में लगता है प्रत्यय। ये भी कोई वर्ड के द्वारा देखेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वर्ड है लक्की, हमने इसमें प्रीफिक्स या उपसर्ग है वो लगा दिया, ये हमारा प्रीफिक्स है अन, और लक्की में अन हमने जोड़ दिया, तो ये हमारा वर्ड बन गया अनलक्की। इसी प्रकार सफिक्स देखते हैं, जैसे हमने सफिक्स में एल लिया और एक शब्द लिया नेशन। नेशन, नेशन में एल जोड़ दिया, तो हमारा ये शब्द बन गया नेशनल। नेशनल, ये शब्द बन गया। इसके बाद में इंग्लिश में थोड़ी और जानकारी देखते हैं। ये हमने मॉर्फीम देख लिया। अब एक सेंटेंस के द्वारा उसमें देखेंगे कि कौन से फनी है, इसमें कौन सी मॉर्फीम है और कौन से या कितने वर्ड हैं। तो इसके लिए हमें एक सेंटेंस लेना होगा। तो हमने लिया हरी इज प्लेइंग फुटबॉल, तो ये हमने एक सेंटेंस लिया। इसमें देखते हैं हरी है वो क्या है, वर्ड है, इज वर्ड, प्लेइंग वर्ड, फुटबॉल वर्ड। तो इस सेंटेंस में 4 वर्ड हो गए, यानी 4 शब्द हो गए। इसके बाद में हरी इज प्ले, और इनको अलग अलग किया, यानी ये दोनों क्या है, इसमें प्ले में आईएनजी बाउंड है, ठीक है। फुट और बॉल, फुट है और बॉल, ये दोनों स्वतंत्र वर्ड है इसमें। तो हरी इज प्लेइंग फुट और बॉल,
ये कितने हो गए, ये 6, यानी इस सेंटेंस में 6 है वो हमारी क्या है, फनी में, सॉरी मॉर्फियम, मॉर्फियम हो गई। अब फोनेटिक की भाषा में लिखेंगे तो ये हो गया हरी इज प्ले इन फुटबॉल तो इसमें सत्रह फनी हो गए। तो सेंटेंस में ये हमने एक सेंटेंस लिया, इसमें 4 शब्द यानी 4 वर्ड हैं, और मॉर्फिम कितने इसमें 6 हैं। फनीम देखते हैं तो इसमें कितने हैं, 17 फनीम है। इसके बाद में देखते हैं कि इंग्लिश में कोई भी उपसर्ग या जो प्रीफिक्स होते हैं वो कंसोनेंट के रूप में अकेले नहीं आते हैं। यानी इंग्लिश में कोई भी प्रीफिक्स कॉन्सोनेंट के रूप में अकेला नहीं आता, अकेला नहीं आता, अर्थात उसके साथ में कोई ना कोई वोवल है वो जुड़ा हुआ होगा। यानी देखते हैं, जैसे ए है वो प्रीफिक्स के रूप में आता है, ए बी आ सकता है और डी आ सकता है, यानी ये शब्द आएंगे। तो इंग्लिश में कोई भी कॉन्सोनेंट होता है वो ए, ई, आई, ओ और यू, ये उसके साथ में लगे हुए होंगे, तभी क्या होगा कि जो प्रीफिक्स है उसका निर्माण होता है। और प्रीफिक्स के द्वारा कोई भी शब्द होता है उसके अर्थ में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो सेंटेंस होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। सेंटेंस में क्या होता है, यानी ग्रामर की दृष्टि से देखते हैं तो सेंटेंस है वो 2 प्रकार के होते हैं। यानी इन सेंटेंस से यही तो उसमें क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है और एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट है वर्ब, यानी जो फाइनाइट वर्ब वाला सेंटेंस होगा वह टेंस सहित होगा। यानी उसमें यह जो सेंटेंस होता है वो टेंस के अनुसार लिखा हुआ होगा, यानी टेंस सहित होगा, टेंस सहित। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब वाला कोई भी सेंटेंस होता है वो टेंस रहित होता है, टेंस रहित। जैसे हमने शब्द लिया, सॉरी हमने एक सेंटेंस लिया, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश से बोल रहा है। तो ये क्या हो गया, इसमें फाइनाइट वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई,
क्योंकि ये टेंस के अनुसार है। अब इसी प्रकार एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे राम likes to read novels। राम है वो नॉवेल्स पढ़ना पसंद करता है। तो इसमें ये टू रीड है वो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट है वर्ब है। धन्यवाद दोस्तों, और हम अगली क्लास में देखेंगे।